रीजनिंग गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पहले हमने बताया था कि छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम आपको राजस्थान जीके की क्लासें दी जा रही हैं आपको यहाँ। और आपने पिछली जो 2 वीडियो हमने डाली थी उन पर जितना आपने प्यार दिया, सम्मान दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आपने, और आपने बार बार बच्चों के यही कमेंट देखने को मिले कि सर आप आगे भी ऐसे ही पढ़ाओगे क्या। बच्चों, आगे की बात ऐसी है, जैसा उन वीडियो में आपको मिला है, जितना उससे आप सेटिस्फाई हुए हो, आगे की आने वाली सभी वीडियो आपको उससे अच्छी मिलेंगी। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको। और जिस प्रकार उस वीडियो में आपको पढ़ाया उससे कहीं ज़्यादा पढ़ाते हैं तो आप वीडियो को फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये आपका भी उत्तरदायित्व बनता है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों ने देखा है मैंने कि जैसे हम वीडियो को शेयर करते थे तो वो वहीं कमेंट कर देते, सर वीडियो बहुत अच्छी लगी है, वो जो भी है। देखो, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, और वीडियो के बारे में जो भी आपको अपनी राय देनी है उसको वीडियो के कमेंट बॉक्स में ही दिया करो, क्योंकि हम और जगह हो सकता है नहीं पढ़ पाए, लेकिन वीडियो के नीचे जो आपके कमेंट होते हैं उनको हम जरूर पढ़ते हैं। आपको कोई भी समस्या है, कोई भी चीज़ में, टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में वहीं लिखें, आपका उसका तुरंत सॉल्यूशन किया जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही एक सीरीज में हम अगला टॉपिक लेके आए हैं, राजस्थान की खारे पानी की झीलें। दोस्तों, राजस्थान की खारे पानी की झीलों की बात करें तो राजस्थान में जो खारे पानी की झील है वो पाई जाती है कहाँ? अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? अरावली के पश्चिम में। देखो, अरावली के पश्चिम में पाई जाती हैं कैसी झीलें? खारे पानी की झील पाई जाती हैं। और खारे पानी की झील सर्वाधिक राजस्थान में पाई जाती है, वो कौन से जिले में पाई जाती है दोस्तों? नागौर जिले में पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो अरावली के तो कौन सी दिशा में है? पश्चिम में। भौतिक प्रदेश की बात करें तो कौन सा भौतिक प्रदेश है? पश्चिमी रेतीला मैदान। और यहाँ जो झीलें पाई जाती हैं वो सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक जो पाई जाती है वो कौन से जिले में पाई जाती है दोस्तों? नागौर जिले में पाई जाती है। अगर बात करें खारे पानी की झीलों की तो ये अवशेष जो माने जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो खारे पानी की झीलें वो किसके अवशेष के रूप में पाई जाती हैं? तो दोस्तों, एक सागर होता है, कौन सा? टेथिस सागर। कौन सा सागर है? टेथिस सागर। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, राजस्थान में टेथिस सागर के अवशेष के रूप में कौन सी झील पाई जाती है? तो कौन सी झील पाई जाती है? वही खारे पानी की झीलें पाई जाती है। क्योंकि सागर का पानी कैसा होता है? खारा होता है। और खारे पानी की झीलें तो खारी है, तो किसका अवशेष होंगी? वो किसी सागर या महासागर का अवशेष होंगी। और कौन से सागर का अवशेष मानी जाती है? तो किसका मानी जाती है? टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। तो टेथिस सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में क्या पाई जाती है? खारे पानी की झील पाई जाती है, जो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? नागौर जिले में पाई जाती है। और अरावली के कौन सी दिशा में पाई जाती है? पश्चिम दिशा में। और अरावली के पश्चिम दिशा में कौन सा भौतिक प्रदेश है राजस्थान का? तो कौन सा है दोस्तों? उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान। कौन सा प्रदेश है? उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान। यहाँ क्या पाई जाती है? खारे पानी की झील सर्वाधिक पाई जाती है। अब कौन कौन सी झील है राजस्थान में खारे पानी की जो झील पाई जाती है, तो उनको हम पढ़ेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। किसके माध्यम से पढ़ेंगे? एक ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ उनको पढ़ेंगे। ट्रिक क्या है? देखो दोस्तों, बापू साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। देखो, एक महिला है कोई, कई बार आपने देखा होगा महिलाओं के पीछे जैसे क्या पड़ गया? कुत्ता पड़ गया। क्या पड़ गया? कुत्ता। और अगर उनके पिताजी वहां हैं तो वो चिल्ला के क्या कहेगी फिर? कि बापू साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। तो ये ट्रिक है, इसमें आपकी सारी क्या आ जाएंगी? राजस्थान की खारे पानी की झील आ जाएंगी। वैसे देखो, एक झील है कौन सी? बाप। कौन सी है भाई? बाप। ये कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। ये है पू से क्या हो गई? अपनी झील हो गई कौन सी? पोखरण हो गई। कौन सी हो गई? पोखरण। जो कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। से कौन सी हो गई दोस्तों? सांभर झील। और सांभर झील कहाँ है अपनी? अजमेर, नागौर और जयपुर। 3 जिलों में इसका विस्तार पाया जाता है, जयपुर, नागौर और अजमेर में। डी से अपनी एक झील हो गई कौन सी? डीडवाना।
डीडवाना झील कहाँ है? नागौर में है दोस्तों। कैसे अपनी झील हो गई कौन सी? काबोद। काबोद कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में है। पैसे कौन सी हो गई अपनी? पचपदरा झील। कौन सी है? पचपदरा झील। ये कहाँ है अपनी दोस्तों? बाड़मेर में है। लू से कौन सी हो गई दोस्तों? लूनकरनसर। कौन सी है? लूनकरनसर, जो कहाँ हो गई दोस्तों? बीकानेर में है। कू से बात करें तो एक झील है दोस्तों अपनी कौन सी? कुचामन। और कुचामन झील कहाँ है दोस्तों? नागौर में है। ता से एक झील हो गई हमारी कौन सी? ताल छापर। और ताल छापर कहाँ है दोस्तों? चूरू में है। फा से हमारी एक झील हो गई कौन सी? फलौदी। और फलौदी कहाँ है? जोधपुर में है। डे से क्या हो गई? डेगाना। और डेगाना कहाँ है दोस्तों? नागौर में है। अगर बात करें रेवा, रे से तो कौन सी हो गई? रेवासा, जो कहाँ है दोस्तों? सीकर में है। कहाँ है? सीकर में। ये दोस्तों हमारी क्या है? प्रमुख खारे पानी की झील है। एक ही ट्रिक से सारी झीलें आ जाएंगी अपनी। बापू साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। बा से कौन सी हो गई? बाप कहाँ है? जोधपुर में। पू से कौन सी हो गई? पोखरण कहाँ है? जैसलमेर में। सा से कौन सी हो गई? सांभर। इसका विस्तार 3 जिलों में है, जयपुर, नागौर और अजमेर में है। डी से कौन सी हो गई? डीडवाना, जो कहाँ है? नागौर में है। का से कौन सी हो गई? काबोद, कहाँ है? जैसलमेर में है। पै से कौन सी हो गई? पचपदरा, कहाँ है? बाड़मेर में है। लू से हो गई कौन सी? लूनकरनसर, जो कहाँ है? बीकानेर में है। कू से कौन सी हो गई? कुचामन, जो कहाँ है? नागौर में है। ता से कौन सी हो गई? ताल छापर, जो कहाँ है? चूरू में है। हा से कौन सी हो गई? फलौदी, जो कहाँ है? जोधपुर में है। रे से कौन सी हो गई? रेवासा, जो कहाँ है? सीकर में है। और डेरागढ़ से कौन सी थी? डेगाना, जो कहाँ है? नागौर में। यहाँ आपने देखा ज्यादातर जो झीलें मिली हैं वो कहाँ मिली है? नागौर में। इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं वो कौन से जिले में पाई जाती हैं दोस्तों? नागौर जिले में पाई जाती है। अब हम एक एक करके झीलों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है दोस्तों? कौन सी है? सांभर झील। कौन सी है? सांभर झील। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे झील कौन सी? सांभर झील। अब कोई भी झील हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसका विस्तार कौन कौन से जिले में है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है। तो अगर बात करें हम झील की कौन सी की? सांभर झील की। किसकी बात करें दोस्तों? सांभर। देखो सांभर का जो विस्तार है वो कहाँ है? जयपुर में एक जंक्शन पड़ता है, कौन सा? फुलेरा जंक्शन। कौन सा पड़ता है? फुलेरा जंक्शन पड़ता है कहाँ? जयपुर में। यहाँ से फैली हुई है ये कहाँ तक? नागौर तक। कहाँ तक फैली हुई है? नागौर तक। तो फुलेरा जंक्शन कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है दोस्तों? जयपुर। तो एक जिला तो हो गया कौन सा? जयपुर। दूसरा कौन सा है? नागौर। और एक जिले में और इसका थोड़ा सा विस्तार पाया जाता है कहाँ? अजमेर में। कहाँ पाया जाता है? अजमेर में। तो जो अपनी सांभर झील है इसका विस्तार दोस्तों कितने जिलों में होगा? तो कितने जिलों में होगा दोस्तों? 3 जिलों में होगा, जयपुर, नागौर और अजमेर। उसके बाद बात करें सांभर झील की। तो सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की क्या हो गई दोस्तों? सबसे बड़ी खारे पानी की झील। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? तो कौन सी होगी? कौन सी होगी? सांभर झील। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। राजस्थान की सबसे बड़ी कौन सी झील हो गई भाई? प्राकृतिक झील। तो भी कौन सी होगी दोस्तों? कौन सी होगी? सांभर झील। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बड़ी प्राकृतिक झील। देखो वे झील जो किसी मानव द्वारा निर्मित है वो कौन सी होंगी? कृत्रिम झील। लेकिन अगर बात करें जो मानव द्वारा निर्मित नहीं, प्रकृति द्वारा जो निर्मित है वो झील कौन सी होंगी? तो वो कौन सी होंगी दोस्तों? प्राकृतिक झील। तो सांभर झील है। अब खारे पानी की झील है तो कैसी होगी? मोस्टली खारे पानी की झील कैसी है? कैसी है? प्राकृतिक झील। अगर बात करें दोस्तों भारत की, तो भारत की सबसे बड़ी कैसी झील है? ये स्थलबद्ध झील है। कैसी है? भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध झील कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? सांभर झील। कौन सी है? सांभर। देखो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील। और चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। और मैंने आपको बताया भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कौन सी है? सांभर भी है।
तो सांवर भी है, तो सांवर कैसी है दोस्तों? तो सांवर तो कैसी है? स्थलबद्ध। अब बात करें फिर साहब चिल्का कैसी हो गई? तो चिल्का होगी लैगून प्रकार की झील। कौन सी प्रकार की झील होगी दोस्तों? लैगून। देखो वे झील जो अपना वर्चस्व, अपना संबंध किससे बनाए रखती है? किसी सागर या महासागर से बनाए रखती है, वो तो होगी दोस्तों कैसी? लैगून प्रकार की झील। वे झील जिसके चारों ओर क्या है? स्थलखंड है, वो कौन सी होगी? स्थलबद्ध झील। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, लेकिन आपको याद रखना है दो चीज। एक झील होती है कौन सी? स्थलबद्ध, और एक कौन सी होती है? लैगून प्रकार की। ये खारे पानी की झीलों में मिलेगी लैगून प्रकार की। क्यों? क्योंकि सागर महासागर से अगर कोई संबंध रखेगी तो वो झील कैसी होगी? खारे पानी की होगी। कैसी होगी? खारे पानी की। तो भारत की सबसे बड़ी झील, अब 3 क्वेश्चन हो गए हैं, डायरेक्ट पूछ ले, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा। क्वेश्चन पूछ ले, भारत की सबसे बड़ी लैगून प्रकार की झील कौन सी है? तो चिल्का झील, उड़ीसा। और अगर क्वेश्चन पूछ ले, भारत की सबसे बड़ी स्थलबद्ध खारे पानी की झील कौन सी है? तो ध्यान रखना दोस्तों, आंसर क्या होगा? क्या होगा? सांवर झील, जयपुर। कौन सी होगी भाई? सांवर झील होगा। और सांवर झील कैसी हो गई? तो स्थलबद्ध, क्योंकि चारों ओर क्या है? स्थलखंड है। लेकिन चिल्का झील है, उड़ीसा में है। ये क्या करती है? सागर महासागर से अपना संबंध स्थापित कर रखा है, इसलिए झील कौन सी हो गई? लैगून प्रकार की झील हो गई। कौन सी झील हो गई दोस्तों? लैगून प्रकार की झील। तो लैगून प्रकार की सबसे बड़ी चिल्का और स्थलबद्ध सबसे बड़ी खारे पानी की कौन सी हो गई? तो कौन सी हो गई? सांवर झील। कौन सी हो गई भाई? सांवर झील। अगर सांवर झील की बात करें, एक शिलालेख है, कौन सा? बिजौलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है दोस्तों? बिजौलिया। बिजौलिया शिलालेख ये कहता है कि सांवर झील के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसके प्रवर्तक कौन है? वासुदेव चौहान। कौन है दोस्तों? वासुदेव चौहान। देखो आपने पढ़ा होगा चौहान वंश। कौन सा वंश पढ़ा होगा? चौहान वंश। चौहान वंश के जो प्रवर्तक, जो संस्थापक माने जाते हैं या मूल पुरुष माने जाते हैं, वो कौन माने जाते हैं? वासुदेव चौहान। ऐसा माना जाता है किसमें? बिजौलिया शिलालेख में। कौन कहता है? बिजौलिया शिलालेख, जिसकी रचना गुणभद्र सूरी ने 1170 में की थी। ये बिजौलिया शिलालेख क्या कहता है? बिजौलिया शिलालेख ये कहता है कि सांवर झील के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? वासुदेव चौहान। अर्थात इस झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट अगर पूछे सांवर झील कैसी है? कृत्रिम प्राकृतिक है, तो कैसी होगी दोस्तों? प्राकृतिक झील होगी। लेकिन अगर पूछे बिजौलिया शिलालेख के अनुसार सांवर झील है तो कृत्रिम प्राकृतिक है, तो फिर कौन सी होगी दोस्तों? तो कौन सी होगी? कृत्रिम झील होगी। क्योंकि ये शिलालेख क्या कहता है कि इसका निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया था भाई? वासुदेव चौहान। इस झील के किनारे एक शाकंभरी माता का मंदिर है। कौन सी माता का मंदिर है दोस्तों? शाकंभरी माता। देखो शाकंभरी माता को क्या कहा जाता है? चौहानों की कुलदेवी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौहानों की कुलदेवी, या सांवर के चौहानों की क्या कहलाती है? कुलदेवी। क्योंकि वासुदेव चौहान ने सांवर झील के किनारे क्या किया था? चौहान वंश की नींव रखी थी। चौहान वंश की नींव कौन सी झील के किनारे रखी गई? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी झील थी? सांवर झील। और नींव किसने रखी थी? वासुदेव चौहान ने रखी थी। और सांवर झील के किनारे ही क्या बनवाया? शाकंभरी माता का मंदिर। बिजौलिया शिलालेख कहता है कि वासुदेव चौहान ने कौन सी झील का निर्माण करवाया? सांवर झील का। और इसी झील के किनारे क्या बनवाया? शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। क्या बनवाया भाई? शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया। तो शाकंभरी माता चौहानों की क्या कहलाती है? कुलदेवी। तो शाकंभरी माता का मंदिर भी कहाँ है? सांवर झील के किनारे। जिसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं भाई? वासुदेव चौहान माने जाते हैं। शाकंभरी माता है, इसको क्या कहा जाता है? देवयानी तीर्थ स्थल इसको कहा जाता है। और देवयानी तीर्थ स्थल को क्या कहा जाता है दोस्तों? तीर्थों की नानी। क्या कहा जाता है भाई? तीर्थों की नानी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तीर्थों की नानी कौन से स्थल को कहा जाता है? तो शाकंभरी माता के मंदिर को या देवयानी तीर्थ स्थल को क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी। और यही अब 2-3 चीजें आपको और देखनी है। तीर्थों का मामा कौन है? फिर भाई तीर्थों की नानी ये है, तो फिर तीर्थों का भांजा कौन है? ये भी चीज देख लेते हैं। साथ के साथ आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो तीर्थों की नानी लोक तीर्थ देवयानी या शाकंभरी माता का मंदिर। और तीर्थों का मामा किसको कहा जाता है दोस्तों? पुष्कर झील को। किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पुष्कर झील को। और तीर्थों का भांजा किसको कहा जाता है? तो दोस्तों एक पड़ता है मचकुंड। क्या पड़ता है? मचकुंड धौलपुर में है। तो मचकुंड धौलपुर को क्या कहा जाता है? तीर्थों का भांजा। कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए? 3। तीर्थों की नानी, शाकंभरी या देवयानी।
तीर्थों का मामा पुष्कर और तीर्थों का भांजा कौन हो गया, तो कौन हो गया, मचकुंड धौलपुर। अब देखो दोस्तों यहाँ से अगर आगे बात करें जो सांभर झील है, कौन सी झील है, सांभर। सांभर झील से देश में सर्वाधिक नमक उत्पादित किया जाता है। अगर बात करें राजस्थान में या भारत में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन कौन सी झील से किया जाता है, तो कौन सी से किया जाता है, सांभर झील से। और यहाँ देश के कुल नमक का कितना प्रतिशत, 8.7% नमक उत्पादित किया जाता है। बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सांभर झील से कितना नमक उत्पादित किया जाता है, तो सांभर झील से दोस्तों कितना नमक उत्पादित किया जाता है, भारत के कुल नमक का लगभग 8.7% किससे उत्पादित किया जाता है, सांभर झील से उत्पादित किया जाता है। और यहाँ जो नमक बनाने का कार्य करती है वो कौन सी है, सांभर साल्ट लिमिटेड। कौन सी कंपनी है दोस्तों, सांभर साल्ट लिमिटेड। और सांभर साल्ट लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों, 1964। कब हुई थी, सांभर साल्ट लिमिटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, स्थापना कब हुई, 1964 में। जो क्या करती है, सांभर झील से नमक बनाने का कार्य करती है। और नमक कितना उत्पादित हो रहा है, तो कितना उत्पादित हो रहा है, 8.7% उत्पादित होता है। एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि यहाँ एक शैवाल पाया जाता है जिसका नाम क्या है, तो यहाँ इस झील के पानी में क्या पाया जाता है, स्पाइरुलिना नामक क्या पाया जाता है, शैवाल। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है स्पाइरुलिना शैवाल कौन सी झील में पाया जाता है, तो कौन सी में पाया जाता है दोस्तों, सांभर झील में पाया जाता है। सांभर झील को क्या घोषित किया गया है दोस्तों, आर्द्र भूमि। क्या, आर्द्र भूमि या नम भूमि जो क्षेत्र होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रामसर साइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रामसर साइट। और इस झील को 1990 में क्या किया गया था, रामसर साइट घोषित किया गया था। क्या घोषित किया गया था भाई, रामसर साइट घोषित किया गया था। देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रामसर साइट स्थल राजस्थान में कितने हैं, तो कितने हैं दोस्तों, 2। एक तो है अपना केवलादेव अभ्यारण्य। क्या है, केवलादेव भरतपुर। इसको क्या घोषित किया गया है, रामसर साइट घोषित किया गया है। एक अपनी क्या है, सांभर झील है, जिसको भी क्या घोषित किया गया है, रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर साइट स्थल हम किसको कहेंगे कि आर्द्र भूमि। क्या, आर्द्र भूमि या नम भूमि जो क्षेत्र है जहाँ क्या है कि पक्षी अपने प्रवास के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं, पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, जब विचरण करने के लिए आते हैं उसको हम बोलते हैं आर्द्र भूमि या नम भूमि क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में वेटलैंड भी बोलते हैं। अब यहाँ कितने हैं राजस्थान में, 2। एक तो है कौन सा, केवलादेव भरतपुर, जहां कौन सा पक्षी आता है, साइबेरियन सारस। कौन सा पक्षी आता है दोस्तों, साइबेरियन सारस। अगर बात करें यहाँ की सांभर झील की, तो यहाँ कौन सा पक्षी आता है, तो कौन सा पक्षी आता है दोस्तों, प्रवास के लिए यहाँ गुजरात का एक पक्षी आता है जिसका नाम है राजहंस। कौन सा पक्षी आता है, राजहंस, जिसको अंग्रेजी में फ्लेमिंगो बर्ड भी कहा जाता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लेमिंगो बर्ड या राजहंस पक्षी विचरण के लिए राजस्थान में कहाँ आता है, तो दोस्तों कहाँ आता है, कहाँ आता है, सांभर झील के किनारे आता है। कौन सी झील के किनारे आता है दोस्तों, सांभर झील के किनारे आता है। कौन सा, राजहंस नामक पक्षी विचरण के लिए कहाँ आ रहा है, तो कहाँ आ रहा है, सांभर झील के किनारे। इसलिए सांभर झील को क्या घोषित कर दिया भाई, 1990 में आर्द्र भूमि क्षेत्र या नम भूमि क्षेत्र या रामसर साइट घोषित किया गया। दोस्तों आपने पढ़ा होगा अकबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ा होगा, अकबर के बारे में। अकबर की शादी हुई थी किससे, किससे हुई थी दोस्तों, जोधाबाई से। किससे हुई थी, जोधाबाई से। आमेर का शासक था भारमल। कौन था, भारमल, जिसने राजस्थान में या राजपूताने में सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और 1562 में अपनी पुत्री हरखाबाई, हरखूबाई या जोधाबाई का विवाह किसके साथ कर दिया था दोस्तों, अकबर के साथ किया। तो अकबर के साथ जो जोधाबाई का अकबर का जो विवाह हुआ था वो कहाँ हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था, सांभर झील के किनारे। इसलिए हम सांभर झील को क्या कह सकते हैं, अकबर की विवाह स्थली। क्या कह सकते हैं, अकबर की विवाह स्थली। या फिर अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर, तो क्या कह सकते हैं इसको, जहांगीर का ननिहाल भी कहाँ था, तो कहाँ था भाई, सांभर झील के किनारे था। कहाँ था भाई, सांभर झील के किनारे। तो अकबर की विवाह स्थली हम किसको कहेंगे, तो किसको, कौन सी झील को कहेंगे, सांभर झील को। जहांगीर का ननिहाल हम कहेंगे तो किसको कहेंगे, सांभर झील को। तो और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एक साल्ट म्यूजियम स्थापित किया गया है राजस्थान में। कौन सा म्यूजियम स्थापित किया गया है दोस्तों, कौन सा म्यूजियम है, साल्ट म्यूजियम। वो भी कौन सी झील के किनारे स्थापित किया गया है, तो दोस्तों कौन सी झील के किनारे स्थापित किया गया है, सांभर झील के किनारे स्थापित किया गया है।
यहाँ साल्ट म्यूजियम भी कहाँ है? सांभर झील के किनारे। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, सांभर झील के खारेपन के कारण क्या है? देखो, सांभर झील के जो खारेपन के कारण हैं, उन खारेपन के कारणों में मुख्य जो कारण है उसमें माना जाता है कि 4 खारे पानी की झील। कैसी? 4 खारे पानी की नदियां इसमें अपना पानी गिराती है। क्या करती हैं? 4 नदियां हैं जिनका पानी कैसा होता है? खारा, और वो खारे पानी को लाके गिराती हैं कहाँ गिराती है? सांभर झील में। इसलिए खारा पानी, इसका पानी कैसा होता है? खारा होता है। कैसा होता है? खारा। अब खारे पानी की 4 नदियां कौन सी हैं? तो एक तो है दोस्तों खारी, एक है खंडेला, एक है मेंथा और एक है रूपनगढ़। कौन सी है? रूपनगढ़। ध्यान रखना दोस्तों, चारों आपको इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सी जो नदी है वो अपना पानी किस में नहीं गिराती है? सांभर झील में नहीं गिराती है। तो कौन सी है? इन 3 तो दे देगा इनमें से कोई एक, और एक नदी कोई और दे देगा जो उसमें पानी नहीं गिराती है। तो ध्यान रखना, खारी, खंडेला, मेंथा और रूपनगढ़, ये 4 नदियां हैं जो अपना पानी कहाँ गिराती हैं? सांभर झील में गिराती हैं। और इन्हीं के कारण सांभर की झील का पानी जैसा होता है, कैसा होता है दोस्तों? खारा होता है। कैसा होता है? खारा। अब इसमें से देखो 2 झील बड़ी इंपॉर्टेंट है। कितनी? जो 2 नदी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक मेंथा और एक रूपनगढ़। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें सर्वाधिक लवणता की मात्रा जो पाई जाती है वो कौन सी नदी के पानी में पाई जाती है? तो ये 4 नदियां जो पानी गिरा रही हैं, सर्वाधिक लवणीय जो नदी है वो कौन सी है? अर्थात सर्वाधिक जो लवणता पाई जाती है जो कौन सी नदी के पानी में पाई जाती है? मेंथा नदी के पानी में पाई जाती है। रूपनगढ़ की बात करें, एक संप्रदाय आप पढ़ोगे, जब कल्चर पढ़ोगे तो एक संप्रदाय आएगा, निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय आएगा? निम्बार्क। और निम्बार्क संप्रदाय की एक प्रधान पीठ है कहाँ? सलेमाबाद अजमेर में। कहाँ है दोस्तों? सलेमाबाद अजमेर में। और सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की जो पीठ है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो दोस्तों कौन सी नदी के किनारे है? रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित। तो ध्यान रखना, मेंथा नदी के पानी में सर्वाधिक क्या पाई जाती है? लवणता पाई जाती है। और रूपनगढ़ नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है कहाँ? सलेमाबाद अजमेर में। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका उद्गम जो होता है वो कहाँ से होता है दोस्तों? नागपहाड़ अजमेर से। कहाँ से होता है दोस्तों? नागपहाड़ अजमेर से। तो ध्यान रखना, इसका उद्गम जो होता है वो कहाँ से हो रहा है? नागपहाड़ अजमेर से हो रहा है। अब ध्यान रखना, यहां से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? देखो, आपको पता है नागपहाड़ अजमेर से राजस्थान में लूनी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों? लूनी। अब ध्यान रखना, एग्जामिनर ने अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि नागपहाड़ अजमेर से राजस्थान में कौन सी नदी का उद्गम होता है और लूनी नदी अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो 95% बच्चे वहीं बोल्ड हो जाएंगे। और उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। 3 ऑप्शन दे दिए, मान लीजिए खंडेला, मेंथा और रूपनगढ़, और चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। बच्चे ज्यादातर क्या करके आएंगे? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उनको पता है कि कौन सी नदी है? लूनी नदी है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, नागपहाड़ से उद्गम हो रहा है कौन सी का? रूपनगढ़ नदी का। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? रूपनगढ़ आंसर होगा। ठीक है। तो और एक कारण इसका माना जाता है खारेपन का, एक कारण तो क्या हो गया कि 4 खारे पानी की नदियां इसमें अपना पानी गिरा रही हैं। दूसरा इसका कारण माना जाता है इसकी जो झील की तली है, क्या है? झील की जो तली है उस तली में क्या पाई जाती है? लवणीय क्या पाई जाती है? चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ तली में क्या है दोस्तों? लवणीय चट्टान है। पानी जब चट्टान पर जब बहेगा तो उसके साथ उसका जो क्या होगा? संबंध जब बनेगा तो वो लवण है वो किस में घुलेंगे? पानी में घुलेंगे। घुलेंगे तो पानी कैसा हो जाएगा? खारा। अर्थात इस झील की जो तली है, इसका पैदा है जो नीचे का, उसमें चट्टान कैसी पाई जाती है? लवणीय क्या पाई जाती है? चट्टान पाई जाती है। इसलिए भी इसका पानी कैसा माना जाता है? खारा माना जाता है। तीसरा इसका जो कारण है, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी पवनें चलती हैं, क्या चलती हैं? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें चलती हैं, वो अपने साथ क्या लाती हैं? कच्छ के रण से क्या लाती हैं? लवणीय मिट्टी लाती है। क्या लाती है? लवणीय मिट्टी को उड़ा के लेके आती है। और वो लवणीय मिट्टी जाके कहाँ गिरती है? सांभर झील में। और वो जब लवण जो पानी में घुलते हैं तो उसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें भी इस झील के खारेपन का कारण मानी जाती है। क्या मानी जाती है भाई? इसके खारेपन का कारण मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हुई अपनी कौन सी झील? सांभर झील। कौन सी हुई? सांभर। उसके बाद कुछ छोटी छोटी झील है। कैसी झील है? छोटी छोटी झील है। छोटी छोटी झील कौन सी है दोस्तों? देखो,
छोटी छोटी झीलों की अगर बात की जाए तो सांवर के बाद एक झील आएगी, कौन सी? पचपदरा। कौन सी आएगी दोस्तों? पचपदरा। पचपदरा झील की अगर बात की जाए, पचपदरा झील का विस्तार तो ज्यादा नहीं है, लगभग 25 वर्ग किलोमीटर है। सांवर झील का लगभग 143-45 वर्ग किलोमीटर के आसपास था। और ये झील है जो कहाँ है? पचपदरा, बाड़मेर में। कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर में। ये एक ऐसा बताया जाता है, कोई पंचाभील ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये कुछ किंवदंतियां हैं, लेकिन निर्माण तो हकीकत में ये झील कैसी है? सब प्राकृतिक झील है। इनका निर्माण किससे हुआ है? प्रकृति द्वारा हुआ है। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी झील से? पचपदरा से। कौन सी झील से? पचपदरा से। देखो, पचपदरा झील की बात करें तो यहाँ जो क्या किया जाता है, जो नमक उत्पादन होता है उसमें 98% क्या होता है? NaCl होता है दोस्तों। क्या होता है? NaCl, जिसको हम क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड। क्या कहेंगे भाई? सोडियम क्लोराइड। अब देखो, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि कौन सी झील के पानी में सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है? तो कौन सी झील में है? पचपदरा, बाड़मेर में। कितना सोडियम क्लोराइड पाया जाता है? 98%। 98% जहां पाया जाएगा वहां का पानी सबसे क्या होगा? खारा होगा। तो एक क्वेश्चन और बन गया आपका कि सर्वाधिक खारा पानी, क्या पूछेगा? सर्वाधिक खारा पानी कौन सी झील का है? तो कौन सी का है? पचपदरा, बाड़मेर का। और वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ जो नमक बनाती है वो जाति बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ जो नमक बनाती है वो जाति कौन सी है दोस्तों? खारवाल जाति। और उससे भी इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है कि खारवाल जाति के लोग राजस्थान में पचपदरा झील में नमक बनाते हैं, तो नमक बनाते समय कौन सी झाड़ी का प्रयोग करते हैं? तो झाड़ी का नाम है दोस्तों मोरली झाड़ी। कौन सी झाड़ी है? मोरली झाड़ी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो पचपदरा, बाड़मेर में है। सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी पाई जाती है? 98%। अर्थात सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड की मात्रा कौन सी नदी में? कौन सी झील में? पचपदरा झील में। और इसलिए इसका पानी सर्वाधिक क्या होगा? खारा होगा। अर्थात सर्वाधिक खारी झील भी कौन सी होगी? कौन सी होगी? पचपदरा, बाड़मेर। और यहाँ जो नमक बनाती है वो कौन सी जाति है दोस्तों? खारवाल जाति। और खारवाल जाति के लोग जो नमक बनाते हैं कौन सी झाड़ी से बनाते हैं? तो कौन सी से बनाते हैं? मोरली झाड़ी की सहायता से क्या बनाते हैं? नमक बनाते हैं। ये आपकी हो गई कौन सी झील? पचपदरा झील। उसके बाद एक झील आती है अपनी दोस्तों, कौन सी? कौन सी आएगी? डीडवाना। कौन सी आएगी दोस्तों? डीडवाना। देखो, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डीडवाना कहाँ है? सर्वप्रथम यही क्वेश्चन बनेगा। तो कहाँ है दोस्तों? नागौर में। और डीडवाना झील की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी कौन सी झील है राजस्थान की जिसमें जो पानी है उससे जो नमक बनाया जाता है वो खाने योग्य नहीं है? तो कौन सी है? डीडवाना, नागौर। कौन सी दोस्तों? डीडवाना, नागौर। अब खाने योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि दोस्तों नमक जो होता है उसमें किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? NaCl की। लेकिन NaCl का मतलब क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड तो यहाँ पाया नहीं जाता, यहाँ पाया जाता है सोडियम सल्फेट। कौन? सोडियम सल्फेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। और सोडियम सल्फेट का जो प्रयोग किया जाता है वो किस में किया जाता है दोस्तों? कागज बनाने में किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? कागज उद्योग में प्रयोग लिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ कौन सी झील है? डीडवाना झील। कहाँ है? नागौर में है। और नागौर में जो डीडवाना झील है उसमें क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड की अपेक्षा क्या पाया जा रहा है? सोडियम सल्फेट। इसलिए यहाँ का जो नमक है वो खाने योग्य दृष्टि से क्या नहीं है? उचित नहीं है। इसलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? कागज उद्योग में सर्वाधिक किया जाता है। अब कागज उद्योग में सर्वाधिक उपयोग हो रहा है, खाने के लिए क्या है? उपयुक्त नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है देवल। क्या पूछा जाता है? देवल। देखो देवल क्या है अगर यह पूछा जाए तो देवल क्या है? नमक बनाने के लिए जो छोटी छोटी औद्योगिक जो इकाई होती हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? देवल। हालांकि ये सब जगह भी पाई जाएंगी, पचपदरा में भी पाई जाएंगी, सांवर में भी पाई जाएंगी, लेकिन ध्यान रखना देवल जो है ये सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक जो पाई जाती है संस्था वो कहाँ पाई जाती है? डीडवाना झील में पाई जाती है। यानी कि यहाँ जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं तो नमक बनाने का कार्य करती है उनको क्या कहते हैं? देवल। और देवल सर्वाधिक कहाँ? तो कहाँ? डीडवाना, नागौर। ये आपकी मुख्य मुख्य झीलें थी जो हो गई हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आदर्श लवण उद्योग। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई? आदर्श लवण उद्योग। तो आदर्श लवण उद्योग दोस्तों कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में
नावा नागौर। कहाँ है दोस्तों? नावा नागौर। और नावा नागौर में ही क्या है? नमक की मंडी। क्या है दोस्तों? नमक की मंडी। तो नमक की मंडी कहाँ है? नावा नागौर में है। और नमक उद्योग आदर्श लवण उद्योग है वो भी कहाँ है? नावा नागौर में। कहाँ है? नावा नागौर। बाकी जो कुछ छोटी छोटी झीलें रह गई हैं, उन छोटी छोटी झीलों से आपको बस इतना ही काम है। क्या काम है? छोटी छोटी झीलों को बस इतना याद रखना है, कौन सी झील कौन से जिले में स्थित है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाप झील कहाँ है, तो कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। कई बार सुमेलित का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 4 झील दे दी, 4 जिले दे दिए सामने, उनको सुमेलित कीजिए। या फिर दे देंगे झील के सामने जिले का नाम दे दिया और उनमें से पूछ लिया निम्न में से कौन सा असंगत है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सी झील कहाँ है। तो वो चीज मैंने आपको शुरू में ट्रिक में बता दी थी। अब दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 ही मिनट लगेंगे। अपन ने झील पढ़ी कौन सी? खारे पानी की झील। खारे पानी की झीलों की हम बात करते हैं तो खारे पानी की झील कहाँ पाई जाती है? अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में पाई जाती है। अरावली के पश्चिम में कौन सा भौतिक प्रदेश है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान। और वहां कौन सा सागर? तैथिस सागर के अवशेष के रूप में क्या पाई जाती है दोस्तों? खारे पानी की झील पाई जाती है। कौन सी झील पाई जाती है? खारे पानी की झील पाई जाती है। अब खारे पानी की झील राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों खारे पानी की जो झील है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाएंगी दोस्तों? वो पाई जाएंगी नागौर जिले में। अब उनमें मुख्य हमने एक झील ली, जो भी झील हमने पढ़ी है उनमें कौन सी झील ली? सांबर झील। सांबर का विस्तार देखें तो कितने जिलों में है? 3 जिलों में, जयपुर। और जयपुर में अगर फोकस करें विशेष तो कौन सा होगा? फुलेरा जंक्शन। वहां से लेकर कहाँ? नागौर और अजमेर, 3 जिलों में इसका क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। मैंने आपको 3 चीज बताई थी, 3 क्वेश्चन बताए थे। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कौन सी है? सांबर झील है। लेकिन अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे बड़ी जो झील होगी खारे पानी की वो कौन सी होगी? चिल्का झील, उड़ीसा। लेकिन अगर पूछे लेगून और स्थलबद्ध, मैंने बताया था खारे पानी की झील भी 2 प्रकार की हो सकती है। एक कौन सी होगी? प्राकृतिक स्थलबद्ध होगी। और एक कौन सी होगी? कौन सी होगी? लेगून। स्थलबद्ध कौन सी होगी? जिसके चारों ओर क्या होगा? स्थलखंड होगा। वो कैसी होगी दोस्तों? स्थलबद्ध झील। और जिसके चारों जो अपना समुद्र से या किसी सागर महासागर से अपना वर्चस्व बना के रखेगी या संबंध बना के रखेगी, वो कौन सी होगी? लेगून प्रकार की। तो चिल्का झील जो उड़ीसा है वो कौन सी है? लेगून प्रकार की है। तो लेगून प्रकार की भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? तो दोस्तों कौन सी होगी? चिल्का झील, उड़ीसा। और अगर बात करें कौन सी? स्थलबद्ध झील की, तो स्थलबद्ध सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? तो सांबर झील। कौन सी होगी? सांबर झील। मैंने आपको बताया था बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख ये कहता है कि जो सांबर झील है उसके प्रवर्तक कौन है? कौन है? वासुदेव चौहान। कौन है? वासुदेव चौहान। ध्यान रखना, सांबर झील एक प्राकृतिक झील है। कैसी झील है? प्राकृतिक। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी होगी? तो कौन सी होगी दोस्तों? कौन सी होगी? सांबर झील। लेकिन ध्यान रखना, सांबर झील बिजोलिया शिलालेख के अनुसार कैसी है? कृत्रिम। क्योंकि बिजोलिया शिलालेख क्या कहता है कि इस झील के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? तो कौन माने गए हैं भाई? वासुदेव चौहान माने गए हैं। अब वासुदेव चौहान माने गए। अब यहाँ बात आती है कि सांबर झील के किनारे ही वासुदेव चौहान ने क्या की थी? चौहान वंश की नींव रखी थी, इसलिए इनको चौहान वंश का संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद देखा जाए तो सांबर झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर, जो चौहानों की कुलदेवी कहलाती है, वो भी कौन सी झील के किनारे है? कौन सी के दोस्तों? सांबर झील के किनारे। और शाकंभरी माता या लोक तीर्थ देवयानी है, जिसको क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थों की नानी। मैंने 2 चीज और बताई थी, तीर्थों का मामा कहे तो पुष्कर, और तीर्थों का भांजा कहे तो कौन सा होगा? मचकुंड धौलपुर। देखो, देश में सर्वाधिक जो नमक उत्पादित होता है वो कहां से होता है? सांबर झील से होता है। और सांबर झील से देश के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8.7%, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सांबर झील से देश के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8.7% प्राप्त होता है। और यहाँ जो नमक पाया जाता है वो हल्का गुलाबी कलर का पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? हल्का गुलाबी कलर का यहाँ से नमक उत्पादित होता है। और यह नमक बनाने का जो कार्य करती है वो कौन करती है? सांबर साल्ट लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 1964 में। यहाँ अगर बात करें, यहाँ स्पाइरुलिना नामक क्या पाया जाता है? एक शैवाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? शैवाल पाया जाता है। और सांबर झील को क्या घोषित किया गया? 1990 में रामसर साइट। राजस्थान में 2 क्षेत्र है रामसर साइट। कौन सा?
कौन सा केवलादेव उदयपुर और कौन सा सांभर झील, कौन सा है सांभर झील। रामसर साइट किसको कहेंगे, आर्द्र भूमि या नम भूमि क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में वेटलैंड कहते हैं। ये क्षेत्र पक्षियों के प्रवास के लिए अच्छा रहता है, या पक्षी के आते हैं प्रवास के लिए आते हैं, तो इसलिए इसको क्या किया, घोषित किया गया, रामसर साइट भी घोषित किया गया है। सांभर झील के किनारे अकबर का विवाह हुआ था जोधा से, इसलिए अकबर की विवाह स्थली, अकबर के बेटा जहांगीर का ननियाल कह सकते हैं। इसके किनारे क्या स्थित है, सांभर एक साल्ट म्यूजियम राजस्थान में है, वो कौन सी झील के किनारे है, सांभर झील के किनारे स्थित है। और अगर बात करें इस झील के खारेपन के कारण, तो 4 नदियां इसमें पानी गिराती हैं, जो खारे पानी की नदी है, खारी, खंडेला, मेंथा और रूपनगढ़। सर्वाधिक लवणीय जो नदी है इसमें कौन सी है, मेंथा है। और वेरी इंपॉर्टेंट, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी नदी के किनारे है, तो कौन सी के दोस्तों, कौन सी के है, रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। और मैंने आपको बताया था एक जो झील की तली है उसमें क्या पाई जाती है, लवणीय चट्टान पाई जाती है, इसलिए भी इसका पानी खारा है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें जो आती हैं वो कच्छ के रन से अपने साथ क्या लाती है, लवणीय मिट्टी को, और वो मिट्टी किस में गिरती है, झील में। और लवण जब घुलते हैं तो फिर क्या हो जाता है, पानी खारा आती है, इसके खारेपन के कारण माने जाते हैं। ये हुई अपनी झील कौन सी, सांभर झील। उसके बाद हमने पढ़ा पचपदरा झील, कहाँ है, बाड़मेर में है। और बाड़मेर में अगर इसकी बात की जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट से 2-3 क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। सर्वाधिक सोडियम क्लोराइड की मात्रा है यहाँ कितनी, 98%, इसलिए सर्वाधिक पानी क्या होगा, खारा होगा। और इसके बाद यहाँ जो नमक बनाती है वो कौन सी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, खारवाल जाति। और कौन सी झाड़ी से नमक बनाते हैं, तो वो झाड़ी कौन सी है दोस्तों, तो झाड़ी होगी कौन सी, मोरली झाड़ी। उसके बाद झील आई कौन सी, डीडवाना, जो कहाँ है, नागौर में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी झील से प्राप्त नमक खाने योग्य दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, तो कौन सी है, डीडवाना। इसलिए इसके नमक का जो उत्पादन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, कागज उद्योग में किया जाता है। किसमें किया जाता है, कागज उद्योग में किया जाता है। ये आपकी क्लास रही किसकी, राजस्थान की खारे पानी की झीलों की। दोस्तों वीडियो पर आपको जो भी कोई हो विचार हो, देखो कोई भी चीज है, हम कुछ भी देख रहे हैं, कोई मूवी अपन अगर देखते हैं तो उसके बारे में हमारा विचार आता है कि मूवी हमको कैसी लगी। तो ऐसी वीडियो अगर आपने देखी है तो वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय हो उसको नीचे उसमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि सर हमको वीडियो कैसी लगी या कैसी नहीं लगी। और जो भी वीडियो के बारे में आपकी कोई राय हो, कोई क्वेश्चन आपको ऐसा रह गया हो यहाँ जो आपके समझ में नहीं आया हो, तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन वहाँ तुरंत मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर कहना चाहूँगा, हमारे चैनल राजेश रीजनिंग गुरु को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर